साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज एक नया टॉपिक हम प्रारंभ कर रहे हैं जिसे आप लोग ISBD के रूप में जानते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के रूप में पहचानते हैं। साथियों, यह टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से कम एक क्वेश्चन तो आना तय है। आज की क्लास में हम ISBD के कंसेप्ट को सबसे पहले तैयार करेंगे। ISBD का कंसेप्ट तैयार करने के बाद इसी क्लास के अंत में इससे बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाला हूं। अर्थात सबसे पहले ISBD का कंप्लीट हम कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट को समझने के बाद यहां से आपकी परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं उनकी चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मतलब ये कि प्रत्येक क्वेश्चन अब तक किसी ना किसी परीक्षा में पूछ लिया गया है। अगर पूछ लिया गया है तो फिर से रिपीट होने की पूरी संभावना है। इसलिए आज की क्लास में हम यहां से बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। लंबी होने के पीछे का उद्देश्य ये भी है क्योंकि कभी कभी जब आपकी क्लासें नहीं होती हैं, आपका टाइम थोड़ा सा व्यर्थ हो जाता है। उसकी पूर्ति करने के लिए मैं बीच बीच में थोड़ी लंबी क्लास आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं आज की इस बेहद महत्वपूर्ण क्लास को। चलिएगा साथियों, बात करते हैं ISBD की। देखिएगा, सबसे पहले तो ISBD का अगर आपको पूरा नाम याद है तो यह ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ISBD क्या है। ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है ग्रंथ सूची विवरण, और ग्रंथ सूची विवरण के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अंतरराष्ट्रीय मानक है। इस प्रकार से समझिए कि ग्रंथ सूची विवरण के लिए यह क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय मानक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। पूरा नाम आपको याद है तो आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर ISBD होता क्या है। अब समझिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ISBD का पहली बार प्रकाशन किस वर्ष में होता है। किस वर्ष में होता है, पहली बार की बात कर रहा हूं मैं। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार का नाम जब भी आए ISBD के लिए तो आप 1971 बताएंगे। कैसे याद करें, बोले ISBD वह है, ISBD वह है शातेक। शातेक जानो ना, थोड़ी सी देर है ना। तो ISBD वह है शातेक। शातेक का मतलब 7 और 1 1971 हो जाता है। याद कर लीजिएगा, ISBD का पहली बार प्रकाशन 1971 में होता है। और किस नाम से होता है, ISBD कोष्टक में M। इस कोष्टक वाले M का मीन्स है मोनोग्राफ। क्या मतलब है, मोनोग्राफ। ISBD M का प्रकाशन 1971 में होता है। लेकिन ध्यान रखना एक चीज का, यहां से अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ISBD M का स्टैंडर्ड एडिशन किस वर्ष में आता है, तब आप 1974 बताएंगे, 74 बताएंगे। सीधा सीधा पूछे ISBD M तो 1971, ISBD M का स्टैंडर्ड एडिशन तो बताएंगे 1974। जो ISBD 1971 में आया है ये ISBD M है, ISBD M के नाम से आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
कि आईएसबीडी का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? आप बताएंगे सर 1971 में हुआ था। ध्यान रखना इस चीज का। किसके द्वारा होता है? बोले सर इफ्ला के द्वारा होता है। आईएसबीडी का पहली बार प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो बोले सर इफ्ला के द्वारा किया जाता है। याद कर लेना। आईएस, बोले आईएस को बोल रहे हो आप लोग, बोले आईएस बीडी इब्ला, इब्ला इफ्ला, इब्ला इफ्ला, आईएस बीडी बोले इब्ला, आईएस, अरे बोले आईएस बीडी इब्ला, इब्ला अर्थात इफ्ला। आईएस बीडी सातेक पीवा है तो इगेतर, आईएस बीडी बोले इब्ला यार, तो इब्ला से इफ्ला हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके तैयार यहां से हो जाएंगे। आगे देखिएगा, पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। चलिएगा देखते हैं थोड़ी सी डिटेल। देखना, इफ्ला द्वारा आयोजित निम्नलिखित कॉन्फ्रेंस। इफ्ला ने 2 कॉन्फ्रेंसों का आयोजन किया था। 2 कॉन्फ्रेंस कौन कौन सी थी? एक तो आईसीसीपी, दूसरी थी आईएमसीई, जिसे मैं इम्स बोलता हूं, उसी प्रकार से मैंने याद कर रखी है। तो इफ्ला ने ये 2 कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, आईसीसीपी के नाम से और दूसरी है आईएमसीई के नाम से। इन दोनों कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से ही आपके आईएसबीडी का निर्माण किया जाता है। इन दोनों कॉन्फ्रेंसों के आधार पर ही आपके आईएसबीडी का निर्माण होता है। तो पूछा जाता है कि आईसीसीपी और आईएमसीई का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे सर आईएसबीडी से है। ध्यान रखिएगा, इफ्ला की ये 2 कॉन्फ्रेंस थी और इन दोनों का संबंध किससे है? आईएसबीडी से है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीसीपी का आयोजन किस वर्ष होता है और कहां होता है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आईसीसीपी का आयोजन 1961 में फ्रांस के पेरिस में होता है, जिसे पेरिस कन्वेंशन के नाम से भी पहचाना जाता है। तो आईसीसीपी का आयोजन 1961 और आयोजन कहां होता है? पेरिस में होता है। आईसीसीपी का पूरा नाम क्या होता है? आप पूरा नाम यहां देख लीजिएगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। कैटलॉगिंग प्रिंसिपल के ऊपर अंतरराष्ट्रीय एक सेमिनार है। ये देखिएगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, सूचीकरण के सिद्धांतों के ऊपर। सूचीकरण के सिद्धांतों पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां होता है? बोले सर पेरिस में होता है। कब होता है? बोले सर 1961 में होता है। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका स्थान भी बहुत बार पूछा जा चुका है और इसका वर्ष भी बार बार पूछा जा रहा है। तीनों क्वेश्चन यहां से याद कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस आपकी थी आईएमसीई, जिसे आप कहते हैं इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैटलॉगिंग एक्सपर्ट। कैटलॉगिंग एक्सपर्ट के ऊपर एक अंतरराष्ट्रीय मीटिंग हुई थी, जिसका आयोजन 1969 में कोपेनहेगन में होता है। इम्स का आयोजन कहां होता है और कब होता है? बोले सर 1969 में तो होता है और स्थान था कोपेनहेगन। ये तीनों क्वेश्चन यहां से भी आप याद रख लेना। पूरा नाम आपको पूछा जाता है, वर्ष पूछा जाता है और स्थान पूछा जाता है। दोनों कॉन्फ्रेंसों का संबंध किससे है? आईएसबीडी से है। पूछा जाता है आईएसबीडी का आधार कौन सी 2 कॉन्फ्रेंस है? आप कहेंगे सर आईसीसीपी और आईएमसीई। दोनों का वर्ष, स्थान और पूरा नाम आपको याद कर लेना है। चलिएगा, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ये कंप्लीट करवाने के बाद सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से याद रख लिया होगा तो उन सभी क्वेश्चन का जवाब आप सटीक तरीके से दे पाएंगे। चलिएगा, बढ़ते हैं इन स्टैंडर्ड्स की तरफ। ये सारी चीजें आपको अब याद करनी है। यहां समझाने वाली कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको याद करना है बेटा। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। सीधा आपसे पूछेगा आईएसबीडी एम का स्टैंडर्ड एडिशन कब आया था? आईएसबीडी में, आईएसबीडी जो एस है, इसमें एस का मीन्स क्या है?
ISBD CM है, इसमें CM का मीन्स क्या है, ISBD G है, ये कब आया था, इस G का मीन्स क्या है। तो ये सब के सब क्वेश्चन है, ये 1 to 1 सारे क्वेश्चन है बेटा। देखिएगा, प्रारंभ हम करते हैं ISBD M के साथ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, एम आगे कोष्टक में लगा हुआ है, इस एम का मतलब है मोनोग्राफ। इस एम का मतलब क्या है, मोनोग्राफ। नाम याद रख लेना, पूछा जाता है एम से क्या आशय है बोले, है ना, तो एम से आशय है बोले सर मोनोग्राफ। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में आपको मोनोग्राफ मिल जाएगा। ISBD M पहली बार आता है 1971 में। उसके बाद ISBD M का अर्थात मोनोग्राफ का स्टैंडर्ड एडिशन आता है, मानक संस्करण आता है। स्टैंडर्ड एडिशन का मतलब क्या होता है, मानक संस्करण। तो ये मानक संस्करण कब आता है, 1974 में आता है, 1974 में आता है। साथियों पूछा जाएगा आपसे ISBD S के अंदर S से आशय क्या है, S से आशय क्या है, आप कहेंगे सर S से आशय सीरियल्स है। S से क्या आशय है, सीरियल्स है। और ISBD S कब आया था, बोले सर 1974 में आया था, 74 में S आता है। इस S के नाम से याद रख लेना। S कब आता है, बोले सर 74 में आता है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। उसके बाद ISBD CM आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि CM की फुल फॉर्म क्या है, या इस CM से क्या आशय है। C और M कार्टोग्राफिक मटेरियल्स, पूरा नाम पूछेगा आपसे और इंग्लिश में ही याद रखना है साथियों। CM अर्थात कार्टोग्राफिक मटेरियल, CM कब आता है, बोले सर 7-7। कैसे याद रखोगे, देखो मैं बता देता हूं आपको कुछ एक जुगाड़। अब सारे तो मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी क्लासें हो जाएंगी, चीजों को जोड़ लिया करो, आप स्वयं से जोड़ोगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। ISBD CM, बोले ISBD पीओ है CM की 7-7, है ना, ISBD पीओ है CM की 7-7। तो ISBD पीओ है भाई, कौन की 7 पीओ है, CM की 7, CM की 7-7 BD पीओ है, कौन IS पीओ है। तो ISBD CM की 7-7 BD पीओ है, 7-7 से 77 हो जाता है। याद रख लेना, CM से आशय है कार्टोग्राफिक मटेरियल, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ISBD G से आशय बहुत बार पूछा जाता है। G से आशय है जनरल, जिसमें सभी शामिल कर लिए गए हैं। तो ISBD G याद रख सकते हो, G जिसने रीजनिंग पढ़ी है वो तो बहुत अच्छे से यहां पकड़ लेगा। G, अगर इस G का मैं ये वाला पार्ट हटा दूं तो क्या 7 ही नजर आ रहा है। ISBD G का अगर ये पार्ट हटा दिया जाए तो 7 नजर आ रहा है क्या, तो 7 से फिर 7-7 हो जाएगा। ये रहा ISBD G जनरल, और कब आता है, 77 में, 7-7। चलिएगा, बात करते हैं IS, देखो इनको जोड़ लिया करो आप, अपने तरीके से जुगाड़ बनाओ। अपने द्वारा बनाया गया जुगाड़ ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है, मेहनत करो यार थोड़ी सी। ISBD NBM अर्थात नॉन बुक मटेरियल, नॉन बुक मटेरियल, NBM की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी और NBM का प्रकाशन वर्ष भी आपसे पूछा जाएगा। नॉन बुक मटेरियल भी 7-7-77 में आती है। तो ISBD NBM का प्रकाशन किस वर्ष में होता है, आप कहेंगे सर 1977 में होता है। चलिएगा, बात करते हैं ISBD A की। A से आशय है ओल्डर मोनोग्राफिक पब्लिकेशन। देखिएगा, A से आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ये A है। A से कई बार तो आपको ये एंटीक्वेरियन मिलेगा, A से ये रहा A, कई बार तो डायरेक्ट आपको ये A ही मिल जाएगा जिससे आप पहचान जाओगे। लेकिन बहुत सी बार एंटीक्वेरियन ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको ओल्डर से पहचानना होगा। ए से आपका आशय ओल्डर से निकालना होगा। ISBD A अर्थात ओल्डर मोनोग्राफिक पब्लिकेशन, जो पुराने मोनोग्राफिक पब्लिकेशन है उनकी बात इसमें करी जाती है। ISBD A जो आता है आपका 1980 में,
ए अर्थात एंटीक्वेरियन, ए अर्थात ओल्डर मोनोग्राफिक, ए अर्थात ओल्डर और ए अर्थात एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन का मतलब होता है पुरातात्विक, पुरातात्विक का मतलब भी वही बात हो गई ना, तो ये याद रख लेना भाई। पुराने मोनोग्राफिक पब्लिकेशन की बात किस में होगी? ए में होगी, ओल्डर मोनोग्राफिक पब्लिकेशन में होगी। आईएसबीडी ए कब आता है? बोले सर 1980 में आता है। चलिएगा, और नॉन बुक मटेरियल कब आता है? बोले सर 1977 में आता है। जी कब आता है? बोले सर ये भी 77 में आता है। एम कब आता है? एम बोले 71 में आता है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड एडिशन है वो कब आता है? 74 में आता है। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको। चलिएगा, बात करते हैं आईएसबीडी पीएम की। पीएम से क्या से है? सबसे पहला क्वेश्चन पीएम से आसे है प्रिंटेड म्यूजिक, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो आईएसबीडी पीएम से आसे है प्रिंटेड म्यूजिक, कब आता है? बोले सर 1980 में। आईएएस ने बोले बीड़ी पीता देख, और पीएम ने भी 80 आ गई है ना। मैंने तो भाई जुगाड़ बना रखे हैं सब चीजों के, और उसी प्रकार से मैंने तो याद कर रखे हैं। आप अपने तरीके से सेट करिए, बताना नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हम सामने वाले को बता ही नहीं सकते, लेकिन बताना किसी को थोड़ी ना है, वो चीजें अपने स्वयं के दिमाग में ये सेव होनी चाहिए। तो बोले आईएएस ने बीड़ी पीता देख और पीएम ने भी 80 आ रही है ना, तो 80 1980 याद रख लेना। पीएम से आसे है प्रिंटेड म्यूजिक। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं आईएसबीडी सीएफ की। सीएफ से आसे है कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर फाइल्स। और सीएफ कब आता है? 1990 में। साथियों ध्यान रखना एक चीज का, ये जो सीएफ है ना, इसी के स्थान पर बाद में आता है ईआर। इसी का परिवर्तित रूप क्या है? ईआर है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज है। कंप्यूटर के स्थान पे क्या कर दिया है इन्होंने? इलेक्ट्रॉनिक नाम रख दिया है। तो सीएफ का ही परिवर्तित नाम क्या है? ईआर है। तो आईएसबीडी ईआर बाद में आ जाता है 1997 में। तो 7 साल बाद में 97 में ये सीएफ का स्थान पर ईआर हो जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि सीएफ के स्थान पर कौन सा वाला आता है? बोले सर ईआर आता है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज आता है 1997 में, जबकि सीएफ कब आया था? 1990 में आया था। चलिएगा, उसके बाद बात करते हैं आईएसबीडी सीआर की। अब यहां भी एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, नोट कर लेना। ये चीज जो यहां मैंने लिखी नहीं है, आप अपने पेन से नोट कर लेना कि किसके स्थान पर कौन सी आई है। देख लो एक बार फिर से, ये जो ईआर है वो किसके स्थान पर आया है? सीएफ के स्थान पर आया है। ध्यान रखना इन चीजों का। तो सीएफ के स्थान पे क्या आ गया? ईआर आ गया। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा। ये जो सीआर आया है आपका 2002 में, ये आया है आईएसबीडी जो आपका एस था। आईएसबीडी एस था ना, अर्थात एस का मतलब क्या था? सीरियल्स था। तो उसी एस के स्थान पर क्या आ गया है? सीआर आया है। तो बहुत बार पूछा जाता है एस के स्थान पर कौन सा वाला आया था? तो आप कहेंगे सर एस के स्थान पर सीआर आया था। सीआर की जो फुल फॉर्म है, वहां बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। 99% बच्चे यहां गलती करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आईएसबीडी सीआर की फुल फॉर्म क्या है, और बच्चे सिर्फ यही करके आते हैं, और ऑप्शन में सबसे पहले यही मिलता है। सीआर से कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज बच्चे करके आ जाते हैं, जबकि ये गलत है। चौथा ऑप्शन उसमें मिलता है सीरियल एंड कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज। ध्यान रखिएगा, उसका आंसर क्या होगा? सीरियल एंड कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज होगा, ना कि कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज। सीआर से बच्चे सीधा कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज कर देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। साथ में सीरियल भी आएगा, क्योंकि ये सीरियल के स्थान पर आया था। आईएसबीडी एस अर्थात सीरियल, उसके स्थान पर सीआर आया था। तो याद रख लेना इस चीज को। सीरियल एंड कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज जो कब आता है? 2002 में आता है। चलिएगा, बात करते हैं आईएसबीडी के प्रिलिमिनरी एडिशन की। ये याद रख लेना, बहुत बार पूछा जा रहा है, बहुत बार। आजकल तो यही पूछा जा रहा है।
आंसर देंगे सर 2007। दोनों को एक साथ याद रख लेना, प्रीलिमिनरी एडिशन और आपका जो है कंसोलिडेटेड एडिशन अर्थात समेकित जो संस्करण है आईएसबीडी का, तो ये आता है 2011 में। प्रीलिमिनरी एडिशन आता है 2007 में, जबकि समेकित संस्करण अर्थात कंसोलिडेटेड एडिशन है वो आता है 2011 में। ये दोनों चीज याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे से उम्मीद करूंगा कि आपने ये सारी चीजें याद कर ली होंगी। अगर याद कर ली है तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। देखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे, स्ट्रक्चर पूछा जाता है। अब स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना नहीं है, कहीं आईएसबीडी की बुक ले लो और उसको पूरे स्ट्रक्चर को याद करने लग जाओ। ये बेवकूफियां नहीं करनी है। पढ़ना है तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। आपको वहां स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, पूरा स्ट्रक्चर थोड़ी ना पूछेगा, स्ट्रक्चर कभी नहीं पूछेगा। थोड़ा बहुत बेसिक आपको यहां से पूछता है, जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। इससे बाहर संभव ही नहीं है कोई क्वेश्चन आ जाए। स्ट्रक्चर ऑफ आईएसबीडी रिकॉर्ड, जो आईएसबीडी का रिकॉर्ड है उसका स्ट्रक्चर क्या है ना, तो उसकी बात हम करते हैं। पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है भाई तुम्हारे सामने, एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के कितने एरियाज हैं, आईएसबीडी डिस्क्रिप्शन के कितने एरिया है, कितने क्षेत्र हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन 8 होता है और बच्चे 8 करके आते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा इसको पढ़ा नहीं है, बस रट्टे मार के जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हो आप लोग, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा दे रखा है 8, बहुत सी जगह दे रखा है। अरे समझो ये 8 क्या है, एक ने क्वेश्चन बना दिया, सबने वैसे की वैसे कॉपी पेस्ट कर लिया, जबकि ऐसा नहीं करना है। 8 क्या था, ये 0 से शुरू हो रहा था और 8 तक चल रहा था, तो संख्या में तो टोटल 9 हो गए ना, जबकि लोग 8 कर देते हैं। अरे लास्ट वाला 8 देख करके लोग 8 करके आ जाते हैं, जबकि टोटल अगर एरियाज की बात करें तो कितने हैं, 9 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 तक है, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, संख्या में कितने हो गए, 9। तो एरिया टोटल कितने हैं, 9 है, जबकि वो चलते हैं 0 से लेकर 8 तक। संख्या अगर उनका नंबर, खुद का नंबर देखे तो 8 बोल सकते हो आप, लेकिन टोटल कितने हैं, 9 है वो। इस चीज का ध्यान रखिएगा, 0 से 8 तक हैं और टोटल संख्या में अगर पूछे तो 9 है। ध्यान रखना, एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन कितने हैं, 9 है। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 8 तक हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब आपको ये भी याद करने पड़ेंगे। बहुत से बच्चे कहेंगे, बोले गुरुजी ये तो मान कोई पढ़ायो ही को नहीं, तो बेटा पढ़नू है ना, छोड़नू को नहीं है। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। तो एरिया जो 0 है उसके अंदर आपको दे रखा है कंटेंट फॉर्म और मीडिया टाइप। कंटेंट फॉर्म और मीडिया टाइप का एरिया कौन सा है, बोले सर एरिया 0 वाला है। याद करनी है ये सारी चीजें। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज से समझ में आ रहा होगा, AACR 2 हमने पढ़ी थी। उसके बाद उसके अंदर हम क्या करते थे, टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन में, याद होगा आपको, ज्यादा लंबा टाइम हुआ नहीं है, अभी ताजा ही पढ़ाया मैंने आपको। पुस्तक का टाइटल लिखने के बाद ओब्लिक लगाते थे और फिर हम बाई लिख करके ऑथर का नाम लिखते थे। वही यही आपका क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो याद रख लेना, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एरिया नंबर 1 है। एरिया नंबर कौन सा है, 1 है, ये याद कर लेना भाई। उसके बाद एडिशन एरिया, एडिशन वाला एरिया कौन सा है, 2 है। याद रख लेना, एडिशन एरिया कौन सा है, एरिया नंबर 2 है। नाम पूछेगा आपसे, बहुत बार नाम पूछेगा इनके, और आप उलझ के रह जाओगे। इंग्लिश में ही याद करना है, हिंदी पे नहीं जाना है। कोई भी स्टूडेंट हिंदी पे नहीं जाएगा यहां, सीधा ऐसे कैसे याद करना है, एडजेक्टिव आपको ऑप्शन में मिलने वाला है, इसी प्रकार से याद करना है। चलिएगा आगे देखते हैं, मटेरियल और टाइप ऑफ रिसोर्सेज स्पेसिफिक एरिया। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज स्पेसिफिक वाला एरिया कौन सा है आपका, एरिया नंबर 3 है। उसके बाद पब्लिकेशन, प्रोडक्शन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों चीज याद कर लेना एक साथ। पब्लिकेशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों जो है एरिया नंबर 4 में है। पब्लिकेशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों किस एरिया में है, 4 नंबर एरियाज में है। याद कर लेना भाई, ये सारी चीजें याद करनी है। एरिया नंबर 5 में क्या है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन। मटेरियल डिस्क्रिप्शन के लिए कौन सा एरिया है,
आप कहेंगे सर एरिया नंबर 5 है, नंबर याद कर लेना इनके। उसके बाद सीरीज और आपका मोनोग्राफिक जो रिसोर्स है वो कौन से एरिया में आएगा, वो एरिया नंबर 6 में आएगा। उसके बाद नोट एरिया है तो नोट एरिया कौन से में आएगा, 7 में आएगा। और लास्ट आपका है रिसोर्सेज आइडेंटिफायर एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। इसके लिए कई बार आपसे पूछा जाता है कि आईएसबीएन, ये नहीं देगा, इसमें क्या पूछता है, आईएसबीएन के लिए कौन सा एरिया है, आईएसबीएन के लिए कौन सा एरिया है, आप पहचान जाएंगे सर आईएसबीएन के लिए एरिया नंबर 8 है। याद कर लेना भाई, आईएसबीएन के लिए और पुस्तक की जो कॉस्ट है उसके लिए, दोनों के लिए एरिया नंबर 8 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अब चलिएगा मैं बढ़ता हूं आगे, देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जरूरी है आपके लिए, और इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आने वाला हूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप यहां से और समझ लीजिएगा। सूचीबद्ध जानकारी के विनिमय हेतु आदान प्रदान हेतु, है ना, सूचीबद्ध जानकारी के विनिमय हेतु इफ्ला द्वारा नियमित या इफ्ला द्वारा निर्मित नियमावली कौन सी है। सूचीबद्ध जानकारी के आदान प्रदान के लिए इफ्ला ने कौन सी नियमावली तैयार की थी। अभी आपने देखा आईएसबीडी जो 2 सेमिनार हुए थे उनके माध्यम से, कौन सा, आईसीसीपी और इम्स 61 वाला और इम्स आपका 69 वाला, तो इन दोनों का आप याद रख लेना। आईएसबीडी इनके माध्यम से तैयार होता है और कौन करता है, इफ्ला करती है। चलिएगा आईएसबीडी के निर्माण हेतु इफ्ला के सूचीकरण विशेषज्ञों की अंतरराष्ट्रीय बैठक, सूचीकरण विशेषज्ञों की अंतरराष्ट्रीय बैठक IMCE, ये रही इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैटलॉगिंग एक्सपर्ट, इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैटलॉगिंग एक्सपर्ट, सूचीकरण विशेषज्ञों की अंतरराष्ट्रीय बैठक। मैंने अभी बताया था इम्स कब, 69 में, और कहा, कोपेनहेगन में। याद करवाया था, थोड़ी देर पहले ही करवाया था। तो ये वही चीज है, पूरा नाम दे दिया बस हिंदी में, इंग्लिश में देखोगे तो सेम जो मैंने लिखवाया था इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैटलॉगिंग एक्सपर्ट आपको लिखा हुआ मिलने वाला है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहां, कोपेनहेगन और 1969, दोनों मैंने सेमिनार आपको लिखवाए थे। चलिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अक्सर बच्चे यहां गलती करते हैं। आईएसबीडी तथा कैटलॉगिंग कोड, कैटलॉगिंग कोड का मतलब क्या हुआ, मैंने पढ़ाया था आपको, CCC और AACR2, तो कैटलॉगिंग कोड में तो आएंगे वो वाले, और ये है आईएसबीडी। आईएसबीडी क्या है, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, ग्रंथ सूची विवरण के वो नियम है इसमें, है ना, मानक है। तो इन दोनों के अंदर क्या संबंध है, तो ध्यान रखना, जो आईएसबीडी के स्टैंडर्ड थे, आईएसबीडी के जो स्टैंडर्ड है उन नियमों के आधार पे ही तो हमने ये कैटलॉगिंग कोड बनाए हैं। तो समझना इनको, आईएसबीडी तथा कैटलॉगिंग कोड में क्या संबंध है, आईएसबीडी कैटलॉगिंग के नियमों की स्थापना करता है। ध्यान रखना, कैटलॉगिंग के जो नियम थे उनकी स्थापना कौन करता है, आईएसबीडी। आईएसबीडी के जो नियम है उन्हीं के आधार पर कैटलॉगिंग कोड तैयार किया गया है, तो ये याद रख लेना, उन्हीं के आधार पर किया गया है इनको, तो ये याद रख लेना। बहुत से बच्चे ये करके आते हैं कि आईएसबीडी कैटलॉगिंग के नियमों को रिप्लेस करता है, रिप्लेस वाली चीज गलत है। बहुत से बच्चे रिप्लेस वाला आंसर लगा के आते हैं और ये फिक्स क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो ये वाला लगाना है ना, नियमों की स्थापना करता है। आएगा, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं ऑब्जेक्टिव में, पता चल जाएगा आपको। देखिएगा, सूची संबंधी सूचनाएं विनिमय करने हेतु अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रारूप को क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था और अभी पढ़ा है, उसको क्या कहते हैं, आईएसबीडी कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। चलिएगा, आईएसबीडी का प्रयोग सर्वप्रथम किस कैटलॉगिंग कोड के निर्माण में किया गया था, समझिएगा। आईएसबीडी का निर्माण, आंसर बता रहा है यहां AACR2, समझना इस चीज को। ऑप्शन में आपको AACR1 भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको CCC भी मिलेगा और AACR2 भी मिलेगा। ये तीनों चारों आपको ऑप्शन में मिलने वाले हैं। कैसे पहचानोगे, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा अगर थोड़ा सा भी आपने याद कर रखा है। कैसे, अगर आपको आईएसबीडी का वर्ष याद है 1971, अभी याद किया था आपने, आईएसबीडी आता है 1971 में,
3 ऑप्शन थे ट्रिपल सी, ये वाला तो वैसे ही कट गया, ये तो बहुत पहले आ चुका था। ट्रिपल सी 34 में ही आ गया था, तो ये तो 34 में आया था, जबकि उस समय तो ये बना ही नहीं था, तो संभव ही नहीं है। उसके बाद AACR 1 की बात करें, दूसरा ऑप्शन, तो 1 भी आप आंसर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि AACR 1 कब आ जाती है? 1967 में, 67 में। ये तो 71 में आता है साहब, आया ही नहीं था तब तक, तो ये भी कट गया। क्या बच गया? AACR 2। AACR 2 कब आता है? 78 में आता है ना, 1978 में। हाँ जी बिल्कुल, 71 में ये बन गई थी और इसी के आधार पर AACR 2 का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से भी आप पकड़ सकते हो, अगर आपने ये वर्ष अच्छे से याद कर रखे हैं तो। अगर नहीं कर रखा है तो फिर राम ही दणिये था को, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ISBD का उद्देश्य क्या है। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के तत्वों की पहचान करना एक तो, दूसरा उनका क्रम का निर्धारण करना, तीसरा उनको क्रियान्वित करना। ये तीनों इसके उद्देश्य हैं। क्या क्या है? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के तत्वों की पहचान करना, उनका क्रम निर्धारित करना और उनको क्रियान्वित करना। ये तीनों उद्देश्य हैं ISBD के। पूछे जाते हैं भाई, इसलिए मैं करवा रहा हूं। अब चलते हैं हम एक एक क्वेश्चन की तरफ, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के विकास के लिए महत्वपूर्ण खोज के रूप में जाना जाता है? अगर आपने ISBD का पूरा नाम भी याद कर रखा है तो आप इसका जवाब आसानी से दे देंगे। ISBD, ये रहा पूरा नाम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। नाम में ही इसका आंसर है ISBD। दूसरा देखिएगा, ISBD प्रथम बार किस वर्ष में अस्तित्व में आता है? पहली बार ISBD कब अस्तित्व में आता है? ISBD अस्तित्व में आता है पहली बार ISBD M के नाम से, M के नाम से, और ISBD M आता है 1971 में। इसलिए ISBD पहली बार अस्तित्व में आता है 1971 में। ये कहां गया? ऑप्शन नंबर C यहां, या फिर C यहां आप लगाएंगे। चलिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं, सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आज की क्लास में। देखिएगा, प्रथम ISBD मानक कौन सा था? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है। प्रथम ISBD मानक कौन सा है? क्या ISBD S है? आप कहेंगे नहीं सर, S तो बाद में आया था। ISBD NBM है क्या? बोले ना ना गुरुजी, NBM भी नहीं है। ISBD G है क्या? बोले ना गुरुजी, ये तो 77 में आए हो, बावड़ा समझ रहा क्या बात। ISBD M, हाँ आप कहेंगे बोले ये बात इसकी सही है, M 71 में आता है और M का स्टैंडर्ड एडिशन जो है वो 74 में आता है। तो हाँ बिल्कुल, पहली बार आया था ISBD M। इस प्रकार से आप यहां से आंसर पकड़ लेंगे। चलिएगा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ISBD कैटलॉग कोड, ISBD व कैटलॉग कोड में क्या संबंध है? वही क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाया है आपको। ISBD और कैटलॉग कोड में क्या संबंध है? गुजरात सेट के दिसंबर 2003 वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर 20 ये ऐसे के ऐसे था। 20वां क्वेश्चन यही था। सेट का जो पेपर हुआ था गुजरात में 2003 में, वो क्वेश्चन है ये। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल ये बात तो गलत है। ISBD में और कैटलॉग कोड में संबंध तो है, ये तो तय है, तो ये बात तो गलत हो गई। कैटलॉग कोड ISBD का उपयोग करते हैं, सबसे सटीक जानकारी देनी है इनमें से। ISBD में कैटलॉग कोड नियमों का समावेश है। ISBD में कैटलॉग कोड नियमों को, या फिर ISBD कैटलॉग कोड नियमों को रिप्लेस करता है। तो रिप्लेस वाली कहानी तो नहीं चलेगी, उपयोग वाली भी नहीं चलेगी। सबसे सटीक बात है ISBD में कैटलॉगिंग कोड के नियमों का क्या है? समावेश है। तो ये बिल्कुल सही कथन है।
आंसर आएगा सी, सुधार लेना भाई इसको। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ISBDM ये रहा आपके सामने। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, लगभग सभी क्वेश्चन बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ISBDM का वर्ष आपको बताना है भाई, यहां सिर्फ M का वर्ष बताना है। अगर डायरेक्ट ये कहे कि M का वर्ष बताइए तो आप 1971 बताएंगे, लेकिन अगर यहां ISBDM और कोष्टक में लिख के दे देता स्टैंडर्ड एडिशन, तो फिर आप 71 ना बता के आंसर क्या बताते भाई, 74 बताते, ये वाला फिर बताते आप। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए आंसर क्या देंगे, 1971। बहुत से टीचर ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डालते हैं और वहां पर कभी तो इसका आंसर 71 मान लेते हैं, कभी इसका आंसर 74 मान लेते हैं, जबकि ये चीज स्पष्ट रूप से उन्हें देनी चाहिए कि ये स्टैंडर्ड एडिशन की बात कर रहा है या फिर सामान्य एडिशन की बात कर रहा है। वो मनमर्जी आंसर इसका मान लेते हैं। चलिएगा, जब सीधा पूछे तो 71 मानना है, और आपको कोष्टक में स्टैंडर्ड एडिशन दे रखा हो तब आपको 1974 आंसर मानना है। इसको नोट कर लेना बेटा जी। चलिएगा बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ISBDM से संबंधित है, अर्थात ISBDM से कौन सी चीज इनमें से संबंधित है, M का मतलब क्या है ये कहना चाह रहा है डायरेक्ट। ISBDM, M का मतलब क्या था, अभी मैंने याद करवाया था। M का मतलब क्या, मटेरियल था, क्या मोनोग्राफ था, क्या सीरियल है, क्या नॉन बुक मटेरियल है, बताइएगा। ISBDM देखो, M से यहां मटेरियल भी बन रहा है, मोनोग्राफ भी बन रहा है, सीरियल तो यहां बन ही नहीं रहा। नॉन बुक मटेरियल क्या लिया आपको, NBM मैंने बताया था। मटेरियल नॉन बुक मटेरियल में आता है, यहां था नहीं। ISBDM के लिए क्या बताया था, मोनोग्राम्स बताया था आपको, मोनोग्राफ्स। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ISBDS करवाया था मैंने आपको, यह भी कहा था कि बेटा जी नोट कर लेना, इस चीज को नोट कर लेना है ना। ISBDS का संशोधित संस्करण कौन सा है, एस का संशोधित, एस का मतलब था सीरियल, और सीरियल का परिवर्तित रूप बाद में आया था, बताइएगा। CF इसका तो खुद का परिवर्तित रूप आया था, है ना, ER आया था CF का, तो ये तो संभव ही नहीं है। ISBDER तो बोले ये तो एक दूसरे के थे। ISBDCR बिल्कुल आप कहेंगे, बोले हाँ जी जी, ISBDCR एस का संशोधित रूप था, एस का मतलब सीरियल था, है ना। तो इस चीज का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बताया है मैंने अभी आपको। गलतियां नहीं करनी है इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है बेटा जी, देखिएगा। ISBDS, एस का आपको वर्ष बताना है कि बोले किस वर्ष में एस अर्थात सीरियल अस्तित्व में आया था। क्या 1971 में आया था, क्या 1974 में आया था, क्या 76 में आया था, क्या 77 में आया था। ISBDS आता है 1974 में, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1974 होगा, आंसर बी होगा। चलिएगा बहुत क्वेश्चन लेके आया हूं आज मैं आपके लिए। ISBDG ये रहा जी, और मैंने बताया था जी में नजर आ रहा है हमें 7, ये रहा 7 और 7 7, तो जहां 7 7 मिले लगाओ आंसर, ये रहा ISBDG 1977। कोई गलती नहीं करनी है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको करवाया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे, हम धड़ाधड़ क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें बता दी हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से ISBD मानक कौन कौन से हैं। बहुत सारे हमने ISBD के मानक पढ़े हैं, और उनमें से इनमें कौन कौन सा शामिल है और कौन सा नहीं है। क्या ISBD CF आपने पढ़ा है, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल पढ़ा था हमने। ISBD ER पढ़ा है, बिल्कुल ये भी पढ़ा है। ISBD CR बिल्कुल ये भी हमने पढ़ा है। ISBD A बिल्कुल आपने ए भी एंटीक्वेरियम पढ़ा था ना, ओल्ड मोनोग्राफ जो पब्लिकेशन थे उनके लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये चारों चीज पढ़ी हैं और ये चारों के चारों ISBD के मानक हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है,
जिसमें सभी सही हो, यह, रे, ले और वे सही है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? सी आएगा, से वाला आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आईएसबीडी एनबीएम, एन बी और एम के लिए प्रतिपादित किया गया था। मतलब आईएसबीडी एनबीएम किसके लिए प्रतिपादित किया गया था, पूरा नाम बताना है। तो देखिएगा एनबीएम से क्या से था, पहला ही ऑप्शन दिख गया आपको, नॉन बुक मटेरियल। आईएसबीडी एनबीएम किसके लिए प्रतिपादित किया गया था? नॉन बुक मटेरियल के लिए। चलिएगा ये भी हो जाएगा, कोई समस्या किसी भी विद्यार्थी को यहां नहीं होने वाली है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्न में से आईएसबीडी मानक कौन से हैं? तो ये तो मैंने करवाया है आपको। एम, आईएसबीडी एम मैंने आपको करवाया था, एस भी आपने सीरियल के लिए किया था, एनबीएम नॉन बुक मटेरियल के लिए किया था, पीएम आपने प्रिंटेड म्यूजिक के लिए किया था। इसका मतलब यह हुआ कि ये भी सारी की सारी बातें सत्य है। तो यह, रे, ले और वह सभी सही हैं। चलिएगा साहब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। फिर से आपके सामने एक और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आईएसबीडी का जो प्रीलिमिनरी एडिशन है उसका प्रकाशन इफ्ला के द्वारा किस वर्ष किया जाता है? मैंने दोनों बताए थे, प्रीलिमिनरी एडिशन और आपका कंसोलिडेटेड एडिशन। प्रीलिमिनरी जो था वो 2007 में था और कंसोलिडेटेड जो था वो 2011 में। प्रीलिमिनरी आपका एडिशन जो था 2007 में, और उसके बाद अगला ही क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, कंसोलिडेटेड एडिशन समेकित संस्करण। आईएसबीडी का कंसोलिडेटेड एडिशन का प्रकाशन इफ्ला के द्वारा किस वर्ष? तो बोले सर 2011 में। दोनों याद कर लेना, समेकित संस्करण 2011 में आता है, प्रीलिमिनरी जो एडिशन है वो 2007 में आता है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे और एक और नए क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। आईएसबीडी का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन नेट 2013 में पूछा जा चुका है। बताइए कितना सरल पूछा है। आईएसबीडी बोले इबला, आईएसबीडी इबला, इबला इफला याद करवाया था ना मैंने, इबला इफला याद करवाया है, याद होगा सबको। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। बहुत सिंपल है भाई, एक बार पढ़ लिया तो बहुत सिंपल लगेगा आपको भी। आईएसबीडी पीएम, आईएसबीडी पीएम अर्थात प्रिंटेड म्यूजिक, वही तो पूछ रहा है साहब। देखिएगा प्रिंटेड मटेरियल, बच्चे यहीं फंस जाएंगे और यही आंसर लगा देंगे ऐसे, जबकि ये क्या है? गलत है। मोनोग्राफिक प्रकाशन, प्रिंटेड मोनोग्राफ था क्या? नहीं, बोले क्या था? प्रिंटेड म्यूजिक था साहब, म्यूजिक। पीएम का मतलब प्रिंटेड म्यूजिक। आईएएस ने बीडी पीता देख रहे, बोले पीएम ने भी 80 आ रही है, तो 1980 में आया था ना, याद करवाया है मैंने आपको अच्छे से। पीएम का मतलब प्रिंटेड म्यूजिक था। तो आंसर क्या आएगा? डी फॉर दैट। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। आईएसबीडी ए, बहुत महत्वपूर्ण, ए ओल्डर मोनोग्राफिक पब्लिकेशन या फिर एंटीक्वेरियम के लिए याद करवाया था मैंने आपको। प्रतिपादन देखिएगा, नॉन बुक मटेरियल, बोले ना, एनबीएम था ये तो। मोनोग्राफिक प्रकाशनों के लिए, क्रमिक प्रकाशनों के लिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पुराने मोनोग्राफिक प्रकाशन, ओल्डर, ओल्डर अर्थात पुराने मोनोग्राफिक प्रकाशनों के लिए याद करवाया था मैंने। एक के लिए याद करवाया था, एंटीक्वेरियन भी याद करवाया था और ओल्डर भी याद करवाया था, दोनों चीज याद करवाई थी। ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में आ चुके हैं भाई। आईएसबीडी सीएफ के लिए प्रतिपादित किया गया था। सीएफ का पूरा नाम आपको यहां बताना है। सीएफ क्या प्रिंटेड म्यूजिक होगा? पीएम होगा। बोले सर ये तो कंप्यूटर फॉन्ट्स था क्या? अरे बोले फॉन्ट्स का तो नाम ही नहीं लिया था गुरुजी हमने कहीं, कंप्यूटर फॉर्मेट्स का भी हमने कहीं नाम ही नहीं लिया था। बोले तो आंसर क्या आएगा? सी से आ जाएगा कंप्यूटर, और एफ से है आपका फाइल। सीएफ कंप्यूटर फाइल्स, इसे बाद में परिवर्तित कर दिया गया था और इसका नाम ईआर कर दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज जिसका नाम कर दिया जाता है।
चलिएगा, खैर आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने एक और नया क्वेश्चन, आईएसबीडी सीएफ। ये रहा आईएसबीडी सीएफ संशोधित रूप, मतलब आईएसबीडी सीएफ का संशोधित रूप निम्न में से कौन सा है? सीएफ का मतलब था कंप्यूटर फाइल्स। कंप्यूटर के स्थान पर मैंने क्या कहा था, नाम क्या कर दिया था? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज अर्थात ई और आर। तो देखो ऑप्शन ऐसा कौन सा है? आईएसबीडी ई आर। ये रहा आईएसबीडी ई आर। तो ऑप्शन क्या जाएगा? बी होगा। चलिएगा जी, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। आईएसबीडी सीएफ किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? आईएसबीडी सीएफ क्या 74 में था, क्या 77 में था, क्या 80 में था, क्या 90 में था? आईएसबीडी सीएफ, और सीएफ आपका था साहब 1990। 1990 में आता है आपका सीएफ। चलिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अभी तो करवाया है। चलिएगा जी, अगला क्वेश्चन, आईएसबीडी ईआर के लिए प्रतिपादित किया गया था। ईआर से क्या आशय है? क्या कंप्यूटर फाइल्स था? आप कहेंगे जी नहीं। क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है? बोले सर बिल्कुल नहीं है। क्या कंप्यूटर फॉर्मेट्स है? बिल्कुल नहीं है, ये तो बोले था ही नहीं कहीं। कंप्यूटर फाइल्स जरूर था, ये तो नया नाम है, फॉर्मेट तो कहीं नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, बिल्कुल आप कहेंगे सर ईआर से आशय है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। आईएसबीडी ईआर अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज होगा। चलिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, आईएसबीडी ईआर किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया था? ईआर से क्या से? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, ईआर है ना। तो बताना है क्या 1974 था? आप कहेंगे ना जी ना। ईयर का नशा था आईएएस को, तो नशा था 1997। इसका ठीक आंसर होगा ईआर, ईयर नशा 97। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह रहा आपके सामने एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आईएसबीडी सीआर किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया था? तो आईएसबीडी सीआर क्या 1990 था? आप कहेंगे जी नहीं, 1990 नहीं था, सॉरी 1980 नहीं था, 1990 भी नहीं था, वो 2010 भी नहीं था। सीआर जो था वो 2002 में मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। सीआर के लिए क्या याद रखेंगे? 2002। अभी याद करवाए हैं मैंने सारे के सारे। चलिएगा, आईएसबीडी सीआर के लिए प्रतिपादित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे अक्सर यहां गलती करते हैं। आईएसबीडी सीआर और सीआर से बच्चे यहां कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज ये वाला आंसर लगाते हैं, कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज, जबकि ये गलत है। आपको लगाना है सीरियल एंड कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज। सीरियल एंड कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज दोनों होने चाहिए, सीरियल भी होना चाहिए और कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज भी होना चाहिए, तभी सीआर का मीन्स होगा। तो आंसर क्या आएगा यहां? डी, केवल कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज नहीं करना है, ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अक्सर बच्चे यहां मात खा जाते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखने हैं, सभी क्वेश्चन आपको याद करने हैं। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप सभी लोगों ने उम्मीद करता हूं कि सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिसने नहीं किया है निवेदन है सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ बिगड़ता नहीं है। इसमें एक उंगली प्रेस करनी होती है और हमारा मोटिवेशन 7वें आसमान पर होता है। तो चलिएगा, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।